वेलकम टू ISPCS एस्पिरेंट चैनल। टुडे इज़ 3 जुलाई और स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस बेसिकली आपका UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस बेसिकली हम वो चीज़ एनालिसिस करेंगे जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी हाई होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस 3 जुलाई, राइट। तो इसमें जो भी हम पॉलिटिकल न्यूज़ होंगे उसको स्किप करेंगे, राइट। तो इसमें से सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है बेसिकली, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं और इसमें वही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा, राइट। सो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कोडागू हरांगी डैम, यस दिस वन, तो इसको हमको देखना है। सो वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम कोडागू हरांगी डैम ड्यू टू हेवी रेन, राइट। ये हमारा न्यूज़ में अभी चल रहा है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली हमको मेरा मेन फोकस रहेगा कोडागू हरांगी डैम के बारे में, राइट। कोडागू हरांगी डैम कहाँ पर है इसको जानना ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोडागू हरांगी डैम बेसिकली आपका पड़ जाता है, आपको कावेरी नदी पे पड़ता है। ये कौन सी नदी पड़ता है? कावेरी नदी पे। तो ये कावेरी नदी का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हारंगी ट्रिब्यूटरी। सो हारंगी वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। तो कोडागू हरांगी डैम हारंगी रिवर पे है, लेकिन ये है आपका कावेरी रिवर का ये होता है ट्रिब्यूटरी। और ये कौन सा ट्रिब्यूटरी है? आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, LEFT, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कावेरी का वाटर बेसिन हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो उससे ज़्यादा आइडिया हमारा क्लियर होगा। तो ये आपका कावेरी बेसिन है, ठीक है। तो ये कावेरी बेसिन है बेसिकली, और ये आपका कावेरी रिवर यहाँ से चलती है। आपकी कावेरी रिवर यहाँ पे आपको ब्रह्मगिरी हिल्स मिल जाएगा, ब्रह्मगिरी हिल्स। और कावेरी जहाँ से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं तला कावेरी। तो तला कावेरी से निकलती है कावेरी, और आपको इस तरह से ये फॉटर करते हैं। यहाँ पे आपको कृष्ण राजसागर डैम है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। कृष्ण राजसागर डैम कावेरी रिवर में पड़ती है। फिर यहाँ से चलती हुई ये आपको कर्नाटका, ये पूरा का पूरा एरिया कर्नाटका पड़ता है आपका, ये टोटल कर्नाटका है, राइट। उसके बाद ये तमिलनाडु में एंटर करती है। तो ये आपको यहाँ पे मेट्टू डैम को दिख रहा होगा, दिस इज़ मेट्टू डैम। ये आपका कावेरी रिवर पर है, राइट। उसके बाद ये आपके तमिलनाडु में एंटर कर जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इसका 60% आपका तमिलनाडु में पड़ता है बेसिकली इसका, राइट, कावेरी रिवर का। तो कावेरी रिवर के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? हम अपन लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। इधर लेफ्ट होता है और इधर होता है आपका राइट। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आपका होगा बेसिकली, आपका हो गया हारंगी, जो अभी हारंगी डैम जिसके बारे में हम लोग सुन रहे थे, हारंगी डैम हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है हेमावती, ठीक है। ये आपका ये क्या गया, हेमावती यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ क्या होता है, शिमशा। तो ये वाली जो रिवर आपको देख रहे हो ये है आपका शिमशा रिवर। शिमशा रिवर इज़ ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। उसके बाद हो गया आपका अर्कावती, राइट। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कावेरी का लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। तो ये आपका अर्कावती, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, T फॉर ट्रिब्यूटरीज, राइट। तो कावेरी रिवर का सबसे पहले हो गया आपका कौन? हारंगी। सेकंड हो गया आपका हेमावती। थर्ड हो गया आपका शिमशा। और फोर्थ वन आपका जो इंपॉर्टेंट है जो आपका हो गया अर्कावती। दिस इज द लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर बेसिन का, ठीक है। तो कावेरी रिवर के हो गया लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। अब राइट ट्रिब्यूटरीज में हमारा आएगा, सबसे पहले आएगा लक्ष्मण तीर्थ, राइट में आएगा लक्ष्मण तीर्थ। उसके बाद कावनी, उसके बाद सुवर्णवती, भवानी, नोयाल, अमरावती। ये आपके हो गए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी, लक्ष्मण तीर्थ, कावनी, भवानी, नोयाल, अमरावती, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछ देता है इसमें से कौन इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लक्ष्मण तीर्थ, कावेरी, सुवर्णवती, भवानी, नोयाल, अमरावती आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी बेसिन या कावेरी रिवर। एंड
आपका हरंगी, हेमावती, आपका शिमशा, अर्कावती आपका लेफ्टिनेंट ट्रिब्यूटरीज हो गए। ठीक है, अभी जो कावेरी बेसिन है ये बेसिकली 3 स्टेट प्लस 1 यूटी, यानी यूटी कौन है, पुडुचेरी, यूटी इस पुडुचेरी में फैला हुआ है। 3 स्टेट और 1 यूटी। 3 स्टेट कौन कौन है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। ये 3 स्टेट है आपका, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, और एक यूटी हो गया आपका पुडुचेरी। तो कावेरी बेसिन 3 स्टेट और एक यूटी में आपका फैला हुआ है। ठीक है, रिसेंटली आपको न्यूज़, आपने मेघादुतु प्रोजेक्ट भी सुना होगा, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेघादुतु, हाँ, इसको मेघादुतु है, नॉट मेघादुतु, सो आई जस्ट रिमूव दैट थिंग। मेघादुतु प्रोजेक्ट, वो भी चल रहा है आपका किसके बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, राइट। सो यहाँ पे आपका ये आपका कावेरी रिवर बेसिन कवर हो गया है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। ठीक है, सेविंग चेनकुरुंजी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अभी हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो चेनकुरुंजी है, ठीक है, इसको क्लाइमेट चेंज से बचाना है। चेनकुरुंजी बेसिकली आपको मिलता है कहाँ पे, शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका पार्ट है, अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है आपका। ठीक है, रिजर्व का पार्ट है आपका ये शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे कौन सा ट्री मिलता है, मोस्टली चेनकुरुंजी ट्री मिलता है बेसिकली आपको। और न्यूज़ में क्यों है बेसिकली, क्योंकि इसको बचाना है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण चेनकुरुंजी का ट्रीज़ है वो पॉलिनेट नहीं हो पा रहा है, वो ग्रो नहीं हो पाता, और ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है आपके क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, तो इसका जनरेशन जो होता है, लो जनरेशन आपका परफॉर्मेंस है चेनकुरुंजी ट्रीज़ का बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बेसिकली कहाँ पे मिलता है, बेसिकली सदर्न पार्ट्स ऑफ अरंकावु पास, जो आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा चेनकुरुंजी के बारे में। तो शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कोल्लम केरल में पड़ा। ठीक है, ये बेसिकली आपका अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और इसका नाम क्यों पड़ रहा है शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज ऑफ चेनकुरुंजी ट्रीज़। तो चेनकुरुंजी ट्रीज़ कहाँ पे है, बेसिकली अरंकावु पास कहाँ पे, केरल में है। ठीक है, केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट्स में है। अभी क्यों डिक्लाइन हो रहा है, न्यूज़ में क्यों चल रहा है, बेसिकली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड लो रीजनरेशन परफॉर्मेंस। इसमें चेनकुरुंजी ट्रीज़ में ऐसा माना जाता है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। बेसिकली ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है और आर्थराइटिस को भी ठीक करता है। ठीक है, अभी एक कैंपेनिंग चल रहा है, बेसिकली कैंपेनिंग क्या चल रहा है, सेफ कुरुंजी। ठीक है, क्योंकि उसका कंजर्वेशन सही से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सेफ कुरुंजी नाम का एक कैंपेनिंग भी चलाया जा रहा है आपका। ठीक है, केरल में। तो केरल में आपको शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो अगर हम केरल को ड्रॉ करें, सपोज दिस वन इज़ केरल, राइट। तो अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पड़ता है आपका, राइट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ABR लिख दे रहा हूँ, अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अरंकावु पास है, अरंकावु पास यहाँ पर पड़ेगा आपको। और यहीं पर है आपका शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, SWS लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि आपका अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। यहाँ पे बहुत कुछ है आपके पास, हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे नीलगिरी हिल्स भी होते हैं, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ये शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे कौन सी हिल्स पड़ते हैं, कार्डामम हिल्स। तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है, कार्डामम हिल्स, राइट। और यहाँ पे कौन सा हिल्स है आपका,
अगस्थमाला हिल्स, राइट। सो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। कमिंग टू अवर नेक्स्ट, कमिंग टू अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा, राइट। वो है ये आपका, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कि सन टेम्पल कहाँ पड़ता है बेसिकली, राइट। तो सन टेम्पल है आपका उड़ीसा का कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं इसको, कोणार्क, एंड ये पड़ता है हमारा उड़ीसा में। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर द सन टेम्पल बिलोंग्स इज़ इन कोणार्क इन उड़ीसा। अभी क्यों न्यूज़ में है, बेसिकली इसको रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसका रिस्टोरेशन चल रहा है सन टेम्पल के कार्विंग्स का, जो भी एग्जीक्यूट कार्विंग्स है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए ये भी न्यूज़ में बेसिकली, हमको ये अंदर नहीं जाना है इसके अंदर कि क्या हो रहा है, क्या क्यों नहीं हो रहा है। हमें ये जानना चाहिए था कि सन टेम्पल है एक्चुअली कहाँ पे, कोणार्क उड़ीसा में है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इसका इंटरनल मैटर रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ सन टेम्पल कहाँ पे है ये रिलेवेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा, इंडिया ने ऐड किया है अराउंड 540 स्पीसीज टू फाउनल डेटाबेस, राइट। तो इंडिया ने करीब 540 स्पीसीज आपका फाउनल डेटाबेस में ऐड किया है। तो अभी अराउंड 1,03,258 यानी 1,03,258 इतने आपके स्पीसीज़ एनिमल स्पीसीज़ हो चुके हैं, और लगभग 2021 में 315 आपका टैक्सा ऐड किया गया है आपका फ्लोरा में। तो लगभग 55,048 आपका फ्लोरा हो चुके हैं 2021 तक, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है बेसिकली, तो न्यू स्पीसीज़ है आपका, एक है क्रोकीडूरा नार्कोंडामिका, क्रोकीडूरा नार्कोंडामिका फाउंड हुआ है आपका, एक मैमल स्पीसीज़ है जो कि अंडमान और निकोबार में फाउंड हुआ है। तो ये चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्रोकाडूरा नार्कोंडामिका क्या है। ये आपका क्रोकीडूरा नार्कोंडामिका, ठीक है, ये श्रू है आपका, इसको श्रू बोलते हैं, राइट, श्रू, SHREW, ठीक है। ये वाइट टूटेड श्रू है, वाइट टूटेड श्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली आप एक नया मैमल स्पीसीज़ है, एग्ज़ाम में आ सकता है, क्रोकीडूरा नार्कोंडामिका ये क्या है बेसिकली। तो ये एक मैमल स्पीसीज़ है और इसको वाइट टूटेड श्रू एनिमल है बेसिकली इसका, ठीक है। तो ये कहाँ मिला बेसिकली, नारकंडम आइलैंड। नारकंडम आइलैंड कहाँ पड़ता है आपका, ये अंडमान और निकोबार में पड़ता है। हो सकता है एग्ज़ाम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि नारकंडम आइलैंड कहाँ पे है, तो ये अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है कि नारकंडम आइलैंड, वहाँ पे एक नया स्पीसीज डिस्कवर हुआ मैमल का, उसका नाम है क्रोकीडूरा नार्कोंडामिका। उस क्रोकीडूरा नार्कोंडामिका में कौन सा एनिमल है, किस एनिमल का स्पीसीज हुआ है, यह है वाइट टूटेड श्रू एनिमल, ठीक है। और ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, क्रोकीडूरा नार्कोंडामिका। बेसिकली ये स्पीसीज किस पे जिंदा रहता है, बेसिकली ये प्राइमरली फीड करता है इंसेक्ट्स पे, इंसेक्ट खा के ये जिंदा रहता है, राइट। तो इसमें इतना ही है इस पर्टिकुलर न्यूज़ में। और इसमें आगे इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली जितने भी हमारे फाउना या फ्लोरा फाउंड हुए हैं बेसिकली आपके, वो आपको मोस्टली आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज में अगर जो मिला है वो है आपका केरल में, राइट, केरल में आपको मिला है, डिस्कवर हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। 2021 में अगर हम देखते हैं 2021 का अगर डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा तो जो डिस्कवर हुआ है आपका फ्लोरा एंड फाउना वो हुआ है केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। और मोस्टली आपको दिखेगा वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका, नया पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो आइए इसको स्टडी करते हैं।
ठीक है, न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो बेसिकली हमारा नाइट्रोजन क्यों ज़रूरत है, नाइट्रोजन क्या है आपका, नाइट्रेट, ये आपका नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन। तो बेसिकली नाइट्रोजन हमारा होता है प्लांट के लिए एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, तो सॉइल से, राइट। प्लांट एब्जॉर्ब मोस्टली जो नाइट्रोजन मिलता है उसको सॉइल से, किस फॉर्म में मिलेगा आपको, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में, या तो अमोनिया के फॉर्म में मिलेगा या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा। तो सॉइल से मोस्टली प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। तो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा तो रूट के थ्रू ही करेगा, है ना, रूट के थ्रू ही तो करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट, ठीक है। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। और किसका पार्ट हो सकता है, ये है क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का पार्ट भी है, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों है, बेसिकली न्यूज़ में इसलिए है बेसिकली कि ये एक नया पाथ हम लोगों ने डिस्कवर किया है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, जो रेगुलेट करेगा नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स में। प्लांट में जो नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन का जो चीज़ है उसको रेगुलेट करने का एक नया पाथवे, है ना, डिस्कवर किया गया है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया है, जीन एडिटिंग का यूज़ किया उन्होंने, ठीक है। जीन एडिटिंग का यूज़ करके इस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने पाया है। तो बेसिकली अब क्या होगा, बेसिकली तो उन्होंने क्या पाया है, उन्होंने यूज़ किया है एक माइक्रो RNA स्विच, जिसका नाम रखा है उन्होंने MIR444, है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस तरह की कुछ चीज़ पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, MIR444। दिस इज़ ए माइक्रो RNA स्विच, माइक्रो RNA स्विच, ठीक है। इसका काम क्या है, टू टर्न ऑफ एटलीस्ट 5 जीन्स को इसको क्या करता है, बंद कर देता है, जिसको बोलते हैं मैड बॉक्स, MADS बॉक्स, ठीक है। तो ये जीन है टारगेट जीन ऑफ MIR444, जिसको बोलते हैं MADS27। ये 3 तरह के इफेक्ट पैदा करता है आपका। किस तरह के इफेक्ट, पहला करेगा, रेगुलेट करेगा नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन, नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन को रेगुलेशन करना, रूट का डेवलपमेंट करना और स्ट्रेस का टॉलरेंस करना, ठीक है। तो ये जो MADS27 है, ठीक है, ये 3 तरह के काम करता है, 3 काम। पहला काम करेगा क्या, रेगुलेशन का काम, पहला होगा रेगुलेशन किसका, नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन का। प्लांट में जो नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन होता है उसको रेगुलेट करने का काम आपको पहला करेगा। दूसरा काम क्या करेगा आपका, रूट को क्या करेगा, आपको डेवलप करेगा, रूट डेवलपमेंट, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, रूट के थ्रू आपका नाइट्रेट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए रूट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो रूट डेवलपमेंट का काम भी आपका ये करेगा MADS27। साथ ही साथ नाइट्रेट का अब्जॉर्प्शन भी करेगा, क्योंकि नाइट्रेट का यूज़ होता है बेसिकली आपका क्लोरोफिल में, नाइट्रेट का यूज़ होता है मोनोसिड में, नाइट्रेट का यूज़ होता है न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। इसलिए नाइट्रेट का अब्जॉर्प्शन प्लांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा क्या करेगा, स्ट्रेस को टॉलरेंस करेगा, राइट, स्ट्रेस टॉलरेंस करने की क्षमता को बढ़ा देगा, ठीक है। प्लांट में अंदर स्ट्रेस को टॉलरेट करने की क्षमता को बढ़ाने में भी ये MADS27 बहुत ज़्यादा कारगर है। तो ये एक नोबल पाथवे आपका फाउंड हुआ है, ठीक है, जो जीन एडिटिंग की मदद से हम इस ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं, जो कि है आपका नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि MAD27 से रिलेटेड क्या है, MAD27 किससे रिलेटेड है। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन में, जो नाइट्रेट का प्लांट में एब्जॉर्प्शन होता है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है, रूट के डेवलपमेंट में मदद करता है और प्लांट में स्ट्रेस टॉलरेंस में भी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे MADS27 कवर होता है, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकता है कि जो प्लांट में जो रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसमें एक हार्मोन आता है, एक हार्मोन का यूज़ होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन यूज़ होता है ना, प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि उसके रूट को डेवलप करता है, ऑक्सिन, ठीक है। हार्मोन ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल डेवलप्ड रूट्स अक्रॉस प्लांट्स इन्फ्लुएंसिंग नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये ही ऑक्सिन अगर हार्मोन अगर रिलीज होता है तो क्या होता है, प्लांट में रूट डेवलप होता है,
और रूट डेवलप करने के लिए नाइट्रेट का अब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, इसलिए नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इन प्लांट्स, राइट। तभी जाके उसका रूट डेवलप होगा, तभी जाके क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन का क्योंकि यूज़ होता है, और प्लांट का ग्रोथ भी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा न्यूज़ कवर अप हो चुका है कि न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भी नोट कर लीजिएगा MIR 444 MAD S27। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है। तो नासा का एक कैप्स्टोन स्पेस क्राफ्ट है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, राइट। नासा का कैप्स्टोन स्पेस क्राफ्ट, नासा कैप्स्टोन स्पेस क्राफ्ट एग्ज़ाम में आ सकता है आपका, साइंस एंड टेक रिलेटेड है आपका। तो नासा का कैप्स्टोन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, ये आपका न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया। बेसिकली ये क्या करेगा, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, इसका काम क्या है, स्टडी करना लूनर ऑर्बिट को। लूनर ऑर्बिट का स्टडी करने के लिए कैप्स्टोन आपको नासा का स्पेस क्राफ्ट है। ये बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली नासा क्या प्लान कर रहा है, नासा प्लान कर रहा है कि एक स्पेस स्टेशन वहाँ पे बना दिया जाए, एक स्पेस स्टेशन वहाँ पे लॉन्च कर दिया जाए, है ना, जो कि जो मून है उसका चक्कर काटता रहेगा। सपोज़ ये मून है और इसका चक्कर काटने के लिए एक स्पेस स्टेशन यहाँ पे बना दिया जाएगा, जो इस मून को यहाँ पे चक्कर काटता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो नासा का ये कैप्स्टोन स्पेस क्राफ्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपका कि इस कैप्स्टोन स्पेस क्राफ्ट किससे रिलेटेड है, नासा से। और ये क्या करेगा, बेसिकली ये स्पेस स्टेशन जो होगा वो मून को क्या करेगा, ऑर्बिट करेगा, ठीक है। एंड क्यों ऑर्बिट करेगा, मेक इट ईजियर फॉर एस्ट्रोनॉट टू रीच मोर पार्ट्स ऑफ द मून, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे अभी वो मून के बहुत जितने पार्ट्स हैं उस पर रीच कर पाएंगे, उनका रीच बढ़ जाएगा बेसिकली। तो रीच को बढ़ाने के लिए नासा ने कैप्स्टोन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। वाई इंडिया शुड सपोर्ट एंटीबायोटिक्स डेवलपमेंट, वाई इंडिया शुड सपोर्ट एंटीबायोटिक डेवलपमेंट, इंडिया को क्यों सपोर्ट करना चाहिए एंटीबायोटिक डेवलपमेंट में, ठीक है। चलिए इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं कि क्यों सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्या है, बेसिकली आपके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे अब वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट हो चुके हैं आपके एंटीबायोटिक्स के, या आपका एंटीबायोटिक अब उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हाई डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, पर धीरे धीरे क्या होता है वो उस हाई डोजेस एंटीबायोटिक्स से भी उससे भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद आपका एंटीबायोटिक उस पर काम करना बंद कर देगा, बल्कि एंटीबायोटिक और उसके लिए ग्रोथ का साधन बन जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये कंट्री में यानी देशों में, यानी पूरे ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं बेसिकली कि सब जगह इस तरह का समस्या पैदा हो रहा है, ठीक है। सब जगह पे सारे कंट्रीज़ में इस तरह के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या पैदा हो रहा है, ठीक है। और मोस्टली इससे कौन इफेक्ट हो रहा है, लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज़, लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज़, ठीक है, इनकम कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनको पड़ रहा है। डेवलप कंट्रीज़ को नहीं पड़ रहा है, उनके पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन लो मीडियम इनकम कंट्रीज़ के पास उतना ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, दे रिलाई ऑन दिस चीप एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर वो भी अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो फिर उनके यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है या डिजीज़ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। यानी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है उनके ऊपर। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ये लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज़। तो एक रिपोर्ट आया बेसिकली, ठीक है, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग ग्राम प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, उसके अनुसार ये बोल रहा जा रहा है कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड में अराउंड एक साल में करीब 4.95 मिलियन पीपल सफ़र होते हैं, 4.95 लगभग 5 मिलियन पीपल, है ना, सालाना सफ़र हो रहे हैं बेसिकली आपके किसी न किसी एक ड्रग से रजिस्टर्ड हैं वो, है ना। 5 लगभग मान लेते हैं 5 मिलियन आपके, है ना, एज पर दिस ग्राम प्रोजेक्ट, वो किसी न किसी एक ड्रग से वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। और ऐसा रिपोर्ट में निकला है कि करीब 1.27 मिलियन का डेथ हो जाता है, ठीक है,
राइट, बिकॉज ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये 1.27 मिलियन का लगभग डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, राइट। तो इंडिया में भी बेसिकली आपका 30% जो डेथ होता है, 30% जो डेथ होता है इंडिया में भी, राइट, वो भी आपका इसी कारण हो रहा है, आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण 30% डेथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का इतना अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, है ना, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे आप घर पे कर रहे हो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आपका बॉडी के अंदर रहने वाले जितने बैक्टीरियाज हैं, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज, राइट, जो अभी क्या हो रहा है बेसिकली वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब उनको उस सेम डोज से उन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनके लिए उससे हायर डोज चाहिए होता है, और फिर हायर डोज, इस तरह से बढ़ता जाता है, और एक टाइम पे ऐसा होता है कि उनके पर ये जो एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से 30% डेथ जो अभी रिसेंटली हो रहा है बेसिकली इंडिया में सालाना, वो इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है। इवन इफ कोविड-19 में हमने देखा था बेसिकली, कोविड-19, राइट, कोविड-19 का जो सेकंड चरण चलता है बेसिकली, मतलब होने के बाद, तो उसमें भी कैसा होता है बेसिकली, हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कोविड-19 होने के बाद आपका रेजिस्टेंस आपका पूरा ड्रॉप हो जाता है, एंटीबायोटिक आपका ख़त्म हो जाता है आपको, तो डिफरेंट पैथोजन आपको अफेक्ट करने लगेंगे, राइट, और उस समय एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। लेकिन चूँकि AMR यानी एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस के कारण, है ना, आपका बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक्स है बेसिकली आपका, ठीक है, वो उस पर काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण कोविड-19 में भी बहुत सारा डेथ देखा गया है, राइट। तो इसको हम लोग टैकल कैसे करें बेसिकली इस क्राइसिस को? इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हाउ टू हैंडल दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्राइसिस। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रोबस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा हद तक इंडिया को, ठीक है। और साथ साथ क्या करना पड़ेगा हमको, जो डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं, राइट, डायग्नोस्टिक किट्स, राइट, वो अफोर्डेबल और सबके रीच में आना चाहिए बेसिकली, राइट, मतलब गरीब, मतलब जो पुअर पीपल है उनको भी ये रीच में आ जाए, इसका जो द प्राइसेस हो वो कम हो, है ना। हमें बहुत ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत है। डायग्नोस्टिक्स किट्स को भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रैपिड वे में डेवलप भी करना पड़ेगा और उसको अफोर्डेबल भी कराना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंटीबायोटिक प्रोग्राम्स, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो एंटीबायोटिक रिलेटेड जो हमको क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगा। तो वी नीड सम अवेयरनेस कहाँ पे, लोगों के अंदर, डॉक्टर्स फर्टिनिटी में भी, सब जगह अवेयरनेस करना पड़ता है कि बिना, है ना, किसी भी चीज़ के लिए आपको एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर एंटीबायोटिक्स अब अननेसेसरी आप ले रहे हैं तो इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ पे ध्यान देना है, R&D, डायग्नोस्टिक्स किट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और लोगों तक पहुंचाना और अवेयरनेस पैदा करने के लिए प्रोग्राम्स चलाना, ठीक है। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, हाउ विल G7 डेवलपमेंट प्लान इम्पैक्ट इंडिया, ठीक है, ये न्यूज़ चल रहा है अभी। G7 बेसिकली क्या है, आपका ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशन, है ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डेवलप्ड नेशंस। कौन कौन होंगे, US होगा ऑब्वियसली, US, UK, फ्रांस, इटली, है ना, US, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान, ठीक है, ये 7 देश हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन। तो ये 7 आपके क्या हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं G7, ठीक है। इनका काम क्या है बेसिकली, आपका ये ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे हैं बेसिकली उन पे इनका
इनको हैंडल करते हैं, इनके ऊपर इनका राय देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लो एंड मिडिल कंट्रीज़ में डेवलप करते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंस भी करते हैं बेसिकली आपके G7। पहली बार G7 आपका कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC, ठीक है। उस समय इसका नाम लाइब्रेरी ग्रुप था, लाइब्रेरी ग्रुप, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो G7 हुआ है जिसमें इंडिया इन्वाइटी था, एक स्पेशल इन्वाइटी की तरह, वो हुआ बेसिकली 48 आपका समिट हुआ। कहाँ पे हुआ? जर्मनी में, राइट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एज ए स्पेशल इन्वाइटी गए थे, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहा है आपका, ये यहाँ तक हमको G7 के बारे में हमारा क्लियर हो गया कि G7 है क्या एक्चुअली में। अभी जो G7 में बहुत सारे प्लेजेस लिए गए हैं, या जो G7 डेवलपमेंट प्लान है, वो इंडिया को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा उसके बारे में आपका एक छोटा सा न्यूज़ के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पे कि व्हाट इज़ एग्रीटेक एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड, जो एग्रीटेक के बारे में बात किया और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड के बारे में बात किया है। और इंडिया को क्या इंडिया को एडुकेट फंड मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो ये आपका US के प्रेसिडेंट आपके बिडेन, ठीक है, उन्होंने क्या किया बेसिकली, एक लॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, राइट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इंफ्रा लिख रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका PGII, ठीक है। PGII से हम समझ जाएंगे ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII। तो इन्होंने $600 बिलियन का एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया है। माना जाता है कि जो पार्टनरशिप जो आपका जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली BRI को काउंटर करेगा। BRI आपका है ना, आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है आपका चाइना का। इसको काउंटर करने के लिए आपको ये लाया गया, आपको $600 बिलियन का, ये $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो PGII है, यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली आपको 4 की प्रायोरिटीज़ पे काम करेगा, ठीक है। पहला क्या करेगा? क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करेगा, डिजिटल कनेक्टिविटी पे काम करेगा, हेल्थ सिक्योरिटी पे काम करेगा, और जेंडर इक्वालिटी पे भी काम करेगा आपका, ठीक है। तो इसको देखना है हमको, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 4 आपका की प्रायोरिटीज़ है इसका पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। क्या क्या है? पहला क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सेकंड डिजिटल कनेक्टिविटी, थर्ड है हेल्थ सिक्योरिटी, और फोर्थ है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था बेसिकली? तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जिनका नाम है विनय क्वात्रा, उन्होंने बोला है कि बेसिकली ये जो आपका PGII है, ठीक है, ये एक सेपरेट G7 इनिशिएटिव है, और वो नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि इट इज़ नॉट ए G7 आउटरीच इनिशिएटिव। G7 आउटरीच क्या होता है? G7 आउटरीच में कौन कौन से हैं देश? इंडिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, और सेनेगल और अर्जेंटीना है, ठीक है। जिनको बोलते हैं G7 आउटरीच, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सेनेगल और अर्जेंटीना। और जब उनसे पूछा गया फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा से कि आप क्या रिस्पॉन्स है इस पर, ठीक है, G7 पे जो PGII है उन्होंने लॉन्च किया है, तो उन्होंने बोला कि ये आपका G7 आउटरीच का इनिशिएटिव नहीं है, ओके, ठीक है। तो इंडिया का क्या रीज़न है? इंडिया का क्यों रीज़न है भाई? ये PGII जो है हमारा, इस पे इंडिया का स्टैंड इतना ये क्यों है, हेजिटेंट क्यों कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया का कहना क्या है बेसिकली कि इंडिया ऑलरेडी क्वाड करके है, ठीक है, उसमें बिडेन ने कमिटेड किया है ऑलरेडी $50 बिलियन का कमिटमेंट है, ठीक है,
इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑलरेडी क्वाड में उन्होंने कमिट करके रखा है। अब इस पीजीआई में अगर $600 बिलियन का आपका कमिटमेंट चल रहा है आपका, ठीक है, तो इंडिया का कहना है बेसिकली कि ये दोनों साथ साथ चलेगा या एक दूसरे से ओवरलैप होगा। इसलिए अभी इंडिया का पोजीशन थोड़ा सा है ना रेटिसेंस है इस पीजीडब्ल्यूआई में, ठीक है। तो इस न्यूज़ में बेसिकली इतना ही है ना। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या था हमारा G7 के बारे में, और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट किया है पीजीडब्ल्यूआई उसके बारे में, ठीक है। और पीजीडब्ल्यूआई का 4 जो की प्रायोरिटीज़ है आपका वो भी हम लोगों ने जान लिया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा अर्थक्वेक्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज़ में आया होगा कि अफ़गानिस्तान पे अर्थक्वेक आया था बेसिकली, अभी 5.9 रिश्टर स्केल में आया था, राइट। और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई उसके अंदर अफ़गानिस्तान में। तो उस पर एक न्यूज़ है आपका यहाँ पे कि व्हाट इज़ एट द हार्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, कैन बी प्रिडिक्टेड, इज इट पॉसिबल टू सेट अप अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, इससे आपके एग्ज़ाम में आपके आ भी सकते हैं इसमें क्वेश्चंस कि अर्थक्वेक क्या होता है बेसिकली, कैसे उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको मापते हैं मतलब, ठीक है। और क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप करना पॉसिबल है या नहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग कि अर्थक्वेक होता है क्या बेसिकली। तो अर्थक्वेक होता है क्यों है, अर्थक्वेक जिसको हम लोग भूकंप बोलते हैं क्यों होता है बेसिकली। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, क्या होता है अर्थ क्रस्ट और अपर मैंटल अर्थ का, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं बेसिकली प्लेट्स हैं आपके, है ना। ये दोनों प्लेट्स हैं और ये दोनों स्लिप होते हैं बेसिकली, ये दोनों क्या होते हैं आपके मोशन होते हैं, इन दोनों में मोशन होता है एक दूसरे के अनुसार। अब जब ये फॉल्ट, जब जहाँ भी फॉल्ट होता है वहाँ पे जब ये स्लिप करते हैं तो ये क्या करते हैं बेसिकली, है ना, अर्थक्वेक आता है। जहाँ भी फॉल्ट पे ये स्लिप कर जाते हैं तो वहाँ पे आपके अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आता है तो ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होता है बेसिकली। तो सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया इस एरिया पे, तो जहाँ पे अर्थक्वेक आया मतलब अर्थक्वेक हुआ, उसको हम लोग बोल दिए फोकस। क्या बोल दिए, फोकस, या जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर, है ना। कभी कभी आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है कि जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, अर्थ के जहाँ पे भी आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। और जहाँ पे अर्थक्वेक आया उसके सीधा एकदम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, और सरफेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपीसेंटर, राइट। एपीसेंटर और हाइपोसेंटर, हाइपो का मतलब हो गया फोकस जहाँ से आपका अर्थक्वेक निकला, है ना, और एपीसेंटर जहाँ पे हमको सरफेस ऑफ द अर्थ, एपी जैसी फोकस के सबसे ऊपर यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमको हमारा एपीसेंटर होता है। और यहीं पे सबसे पहले आपका अर्थक्वेक का जो सिस्मिक वेव्स है वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। यहीं पे सबसे पहले आपको सिस्मिक वेव मिलेगा, क्योंकि अर्थक्वेक जब चलेगा तो इसका सिस्मिक वेव सब डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डायरेक्शन आपका सबसे ऊपर वाला होगा, डायरेक्ट उसके अबव द होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एपीसेंटर, ठीक है। ये हो गया अर्थक्वेक क्यों आया, एपीसेंटर क्या है, फोकस क्या है, ये कर लीजिए। सिस्मिक वेव क्या होता है बेसिकली, सिस्मिक वेव जिसको हम लोग अर्थक्वेक वेव्स ही बोल सकते हैं, बेसिकली क्या होता है, ये होता है बेसिकली, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, एक होता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सपोज आप किसी रबड़ को खींचोगे, राइट, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक खिंचाएगा, है ना। उसके बाद जब ज़्यादा खींचोगे तो क्या होगा, वहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो जहाँ से ब्रेक कर जाएगा वो उसका क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट, मतलब उतना ही ज़्यादा वो मतलब खींचा जा सकता था, उससे ज़्यादा अगर खींचने पर उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देने पर क्या होगा, वहाँ से वो ब्रेक कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट रबड़। सेम अर्थ के केसेस में भी होता है इलास्टिक लिमिट ऑफ अर्थ, ठीक है। जब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हाई हो जाता है लिमिट के से, मतलब उसका एक लिमिट है अर्थ का, उससे ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे हीट निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा के पूरा को एज ए वेव्स, इलास्टिक वेव्स या सिस्मिक वेव्स, ठीक है। तो अर्थक्वेक को मेज़र करने का क्या है, अर्थक्वेक को हम लोग मेज़र करते हैं सेस्मोग्राफ पे, सेस्मोग्राफ करके होता है जिससे अर्थक्वेक मेज़र होता है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यानी कि एडवांस जिसको बोलो अर्ली वार्निंग सिस्टम किसके पास है? जापान के पास। जापान के पास अभी सबसे सक्सेसफुल अर्ली वार्निंग सिस्टम है, यानी कि अर्थक्वेक मेज़र करने का जो उसके पास जो तकनीक है जापान का सबसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन भूकंप आते रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने कंट्री में इस तरह से बना लिया है हर चीज़ को कि सबसे पहले वो भूकंप को नाप सकते हैं, राइट। और भूकंप को मापेंगे तो क्या होगा बेसिकली आपको वो वार्निंग दे सकते हैं लोगों को कि भाई सुनामी आ रहा है, आप अपना जो भी प्रिकॉशनरी स्टेप है वो ले लीजिए, राइट। तो ये आपका रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल क्या होता है बेसिकली? रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल जो अभी बोले हम लोगों ने कि अभी अफ़गानिस्तान में 5.9 का मैग्नीट्यूड का रिश्टर मैग्नीट्यूड का आपका भूकंप आया। इसका मतलब क्या है? रिश्टर मैग्नीट्यूड आपको स्केल है आपका, ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मापता है बेसिकली, इसलिए इसका नाम है रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मापने के लिए रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल का यूज़ किया जाता है, और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था चार्ल्स एफ रिश्टर, ठीक है। उन्होंने अपने नाम पे ही रखा है इसको। अभी अगर आप सपोज 5.9 है, अगर कल को 6.9 हो जाए, ठीक है, मैं जैसे कंपेरिजन करा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है आपका कि जो आपका एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड वो 10 गुना बढ़ गया आपका, 10 टाइम्स। एम्पलीट्यूड आपका 10 टाइम्स। जब ये 5 से 6 हुआ, सपोज ये 5 से 6.9 हुआ, तो ये जो 5 से 6 हुआ ना, ये होल नंबर है आपका, 5 से 6 हुआ तो एम्पलीट्यूड 10 टाइम बढ़ गया, और जो एनर्जी निकलेगा वो 31 गुना निकलेगा। एनर्जी जो रिलीज होगा आपका वो कितना होगा? 31 टाइम्स। यानी 5.9 से अगर 6.9 का अगर मान लो आता है तो 31 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा 5.9 से, अगर वो 6.9 का भूकंप आता है कहीं पे तो, राइट। इतना एनर्जी निकलता है। अगर 5 से 6 पे गया है सिर्फ, तो उसका एम्पलीट्यूड 10 टाइम बढ़ जाएगा, एनर्जी कितना निकलेगा? 31 गुना निकलेगा, 31 टाइम निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका यूएस का फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी है, यूएस फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट, इन्होंने क्या बोला, जो अफ़गानिस्तान में जो 5.9 का जो आपका आया रिश्टर स्केल का जो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, उनका कहना है कि ये जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, एटॉमिक बॉम्ब, उससे करीब 37 गुना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली है। सोचिए 5.9 का सिर्फ अर्थक्वेक एक हिरोशिमा पर डाले गए बॉम्ब पे, न्यूक्लियर बॉम्ब से 37 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इतना एनर्जी रिलीज़ हुआ एक्चुअली, ठीक है। जितना एनर्जी एक बॉम्ब में रिलीज़ होना चाहिए उससे 37 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाता है एक 5.9 के अर्थक्वेक में, ठीक है। क्या हम अर्ली वार्निंग सिस्टम अर्थक्वेक का बना सकते हैं क्या? चूँकि अर्ली वार्निंग जो अर्थक्वेक क्या होता है बेसिकली, उसका पैरामीटर अननोन है कि कैसे आएगा अर्थक्वेक, उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए, ये मालूम नहीं है किसी को। इसलिए ये इम्पॉसिबल है, नियर इम्पॉसिबल है कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना। लेकिन जापान इसको बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता है, क्योंकि जापान एक तो देश उतना बड़ा नहीं है जापान का, राइट, और साथ ही साथ उसने अपने सारे पूरे देश के अंदर ऐसे हज़ारों है ना आपके डिवाइसेस लगा रखे हैं, ठीक है, जहाँ से वो आपको प्रेडिक्ट कर सकता है, जहाँ से मतलब ऐसे सपोज़ उसने बहुत सारे लगा रखे हैं अपने जापान ने अपने यहाँ पे, राइट, मशीन्स। तो वो क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज मशीन है वहाँ पे, सारे जहाँ भी अगर कहीं भूकंप आता है उसको डेटा तुरंत उस सेंट्रलाइज मशीन में आ जाता है, और उससे उन्होंने उसको एनालिसिस करके है ना उसको क्या कर सकते वो रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर लोगों को प्रिकॉशनरी मेज़र अपनाने के लिए बोल सकते हैं। तो इंडिया चूँकि बहुत एक बड़ा देश है हमारा, तो इस तरह का मशीन लगाना, इस तरह का चीज़ लगाना, प्रेडिक्ट करना हमारे लिए नियर इम्पॉसिबल जैसा ही है, ठीक है। तो अर्थक्वेक में दो तरह के वेव निकलते हैं, एक होता है प्राइमरी वेव्स जिसको हम लोग पी वेव बोलते हैं, ठीक है, एक होता है आपका सिस्मिक वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, राइट। प्राइमरी वेव सबसे पहले बार पहुंचता है अर्थ के पास, है ना, प्राइमरी वेव्स। सेकेंडरी वेव बाद में पहुंचता है आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करता है आपका? सेकेंडरी वेव्स करता है। डिस्ट्रक्शन कौन करेगा? ये सेकेंडरी वेव्स,
डिस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सेकेंडरी वेव्स करता है। तो यहाँ पे आपका ये अर्थक्वेक रिलेटेड जो भी था वो आपका कवर हो चुका है। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप फॉर द जीएसटी रेजीम। हाल ही में आपने ये सुना होगा बेसिकली कि अभी जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऐसे कंज्यूमर आइटम्स हैं, ठीक है, जिनका रेट बढ़ा दिया है और कुछ आइटम्स का रेट घटा दिया है। तो ठीक है, तो हमको ये जानना है कि बेसिकली जीएसटी है क्या। तो जीएसटी आपका क्या है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। ये क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कि जब आप कोई चीज़ आप सामान लेते हैं, सपोज़ आप होटल में खाना खाने गए, आपका बिल आता है, उसमें आपको देखा होगा आपने कि जीएसटी लगा होता है। उसमें आपने बहुत कुछ देखा, वहाँ पे आपको सीजीएसटी लगा होता है, एसजीएसटी लगा होता है ना, और आईजीएसटी लगा भी होता है, ठीक है। तो जीएसटी बेसिकली आपका क्या है, आपका ये आपका इनडायरेक्ट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब इसके चेयरमैन कौन होते हैं जीएसटी का, जीएसटी में एक जीएसटी काउंसिल होता है ना, जीएसटी काउंसिल। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो उसके मेंबर बनेंगे। और इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, ये है मिस श्रीमती निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ये है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अभी चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल के, ठीक है। तो जो भी रेट का बढ़ना या घटना, राइट, वो सब जीएसटी काउंसिल तय करता है ना। और इसको बनाया किसने है, जीएसटी काउंसिल किस पे आधारित है, जीएसटी नेटवर्क के थ्रू। और जीएसटी ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया किसने, इन्फोसिस ने बनाया है, इन्फोसिस, ठीक है। और ये मैनेज कौन करता है, एनआईसी। यहाँ तक आपको जीएसटी के बारे में है। अभी इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, मतलब रेवेन्यू का शेयर कैसे होता है ना, रेवेन्यू शेयर कैसे होता है हमारा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ज़्यादा हो गया है। सो रेवेन्यू का शेयर कैसे होता है बेसिकली, सपोज अगर कोई स्टेट आपका रेवेन्यू मतलब जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50 का क्या होता है, आपका बंटवारा होता है रेवेन्यू का। 50% आपको जिस स्टेट से कलेक्ट हुआ है उस स्टेट को देगा और 50% सेंटर रख लेगा, 50% सेंटर रख लेगा और 50% स्टेट रख लेगा, जिस स्टेट से आप जीएसटी कलेक्शन करोगे, ठीक है। तो इसमें जो स्टेट रख लिया उसको बोल दिया एसजीएसटी और जो सेंटर रख लिया उसको बोल दिया सीजीएसटी, ठीक है। ये होगा रेवेन्यू शेयर का एक मॉडल। दूसरा मॉडल क्या बोलता है आपका कि सपोज एक स्टेट, इसको हम लोग बोल दिए है ना, एक स्टेट दूसरे स्टेट को सामान बेच रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। सपोज ए स्टेट है, बी को सामान बेच रहा है, बी स्टेट को सामान बेचा, तो बी स्टेट पे किया होगा। तो जब बी स्टेट पे किया तो बी जो पे करेगा उस पे लगेगा जीएसटी। तो बी और सेंटर के बीच में आपका जीएसटी रेवेन्यू शेयर होगा। तो जो भी होगा उसका 50% आपको बी को मिलेगा और 50% आपको किसको मिलेगा, सेंटर को मिलेगा। इसको बोलते हैं आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी यहाँ पे क्लियर हो गया। दो तरह के रेवेन्यू शेयर होते हैं,
पहला जो अगर स्टेट के अंदर पूरा का पूरा कलेक्शन हो रहा है उसका 50% स्टेट और सेंटर के बीच में बढ़ जाएगा। दूसरा होता है अगर स्टेट किसी प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट को बेच रहा है तो जो स्टेट यानी खरीद रहा है तो वो तो पेमेंट करेगा मनी में, तो वो और सेंटर के बीच में 50-50 का शेयर होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा CGST, IGST, SGST भी कंप्लीट हो जाता है। न्यूज़ में क्यों है बेसिकली, क्यों न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर आइटम्स में रेट्स को बढ़ा दिया गया है। कौन कौन से कंज्यूमर आइटम्स में, जैसे वो पेंसिल, हाउस होल्ड आइटम्स, जितने भी हाउस होल्ड रिलेटेड आइटम्स थे, राइट, उसमें आपके रेट्स को बढ़ा दिया गया है। और हेल्थ केयर डिवाइसेस हो गए, है ना, इन सब में आपके रेट को घटा दिया गया है। कहीं भी रेट घटाया भी है, कहीं रेट बढ़ाया भी है। तो हेल्थ केयर डिवाइसेस में रेट को कम किया गया है, हाउस होल्ड में रेट को बढ़ाया गया है। ठीक है, अब इस पे स्टेट का क्या इशू है। स्टेट बोल रहा है कि चूँकि पैंडेमिक के कारण क्या हुआ है, उनका रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो स्टेट और सेंटर के बीच में एक प्रॉमिस था जब GST बना था। तो GST जब बना कब था, 1 जुलाई 2017 को, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 को GST बना था, है ना। और इसको संविधान में 101 अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि बना कब था, 1 जुलाई 2017 को, और कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा था संविधान में, 101, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो उस समय स्टेट ने प्रॉमिस किया था, सेंटर ने प्रॉमिस किया था स्टेट से कि अगर आपका रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता है 5 साल तक लगातार, तो उसके बाद सेंटर स्टेट को, है ना, जितना भी GST कलेक्शन होगा उस पर 40% का इंक्रीमेंट करके देगा हर एक साल 5 साल तक। ये स्टेट ने प्रॉमिस किया था, जो सेंटर ने प्रॉमिस किया था स्टेट को, लेकिन सेंटर वो प्रॉमिस नहीं निभा रहा है बेसिकली, राइट। तो ये इशू था आपका सेंटर और स्टेट के बीच में GST को लेकर के। तो इस पर एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन होना भी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया पूरा GST के बारे में। अभी रिसेंटली किस पे हाइक हुआ वो भी समझ लिया। ठीक है, और क्या इशू चल रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में GST को लेकर के वो भी समझ लिया। नेक्स्ट है आपका, इज नाटो स्ट्रॉन्गर आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन। क्या जो नाटो है स्ट्रॉन्गर हो गया आपका यूक्रेन इन्वेजन से। रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, राइट। तो क्या नाटो स्ट्रॉन्गर हो गया क्या। नाटो आपका बेसिकली क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो आपका क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली क्या है आपका, एक सिक्योरिटी अलायंसेस है। तो इसमें लगभग 30 मेंबर कंट्री है, 30 मेंबर कंट्री है। तो 30 मेंबर कंट्री क्या है बेसिकली, इनका काम क्या है कि अगर कोई बाहरी, यानी कि कोई अनदर पार्टी, अनदर कंट्री, एनिमी कंट्री अगर इस 30 मेंबर पे अटैक कर देता है, किसी एक पे अटैक कर देता है, तो इन लोग सारे मिलके डिफेंड करेंगे उस चीज़ को। सपोज़ कहने का क्या मतलब है मेरा कि इस तरह से अगर 30 मेंबर्स हैं और इनमें से कोई एक डिफरेंट कंट्री अगर किसी एक मेंबर पे अटैक करता है, तो ये 30 मेंबर्स कंट्री उस पर अटैक करेंगे या उसको डिफेंड करेंगे। ये है नाटो का सारा। ठीक है, तो बेसिकली अभी अगर हम यहाँ पे अभी न्यूज़ अभी करंटली चल रहा है बेसिकली कि स्वीडन और फिनलैंड, राइट, ये भी नाटो का पार्ट होने वाले हैं, राइट। और यूक्रेन इन्वेजन से क्या हुआ बेसिकली कि जो स्वीडन और फिनलैंड, बेसिकली फिनलैंड आपका क्या है, इधर रशिया पड़ता है। रशिया के साथ करीब 1340 किलोमीटर का इसका लंबा बाउंड्री भी है ना, वेस्ट में पड़ता है आपका फिनलैंड। और स्वीडन क्या है आपके बाल्टिक सी में रशिया के साथ उसका बॉर्डर है, सी बॉर्डर है स्वीडन का, और फिनलैंड का लैंड बॉर्डर भी है। और यहाँ पे आपका बेसिकली क्या हुआ है, लैटविया है ना, लैटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ठीक है, पोलैंड है, राइट। तो ये सारे कंट्री ऑलरेडी हैं। तो फिनलैंड और स्वीडन बेसिकली आपके क्या थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले हैं। लेकिन अभी रशिया की यूक्रेन पे जैसी उसने इन्वेजन किया है, अब ये दोनों कंट्रीज़ भी आपके नाटो में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, पहले टर्की को आपत्ति थी, अभी टर्की को आपत्ति भी इस पर नहीं है बेसिकली। ठीक है, इसलिए देखा जा रहा है क्या कि रशिया की यूक्रेन इन्वेजन से नाटो और स्ट्रॉन्गर हो गया है। और बाल्टिक सी में जो नेशंस है ऑलरेडी, जो नाटो के मेंबर्स थे,
अभी स्वीडन और फिनलैंड के जुड़ने से क्या हो जाएगा, नाटो का जो पोजीशन और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, रशिया के पास और आ जाएंगे। अभी नाटो के जो मिसाइल्स हो गए या फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो भी होंगे वो और बेहतर तरीके से रशिया पे लागू कर सकेंगे वो। तो यस, नाटो स्ट्रॉन्गर हो चुका है आफ्टर रशियन इन्वेजन से। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली और बाकी नीचे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हमारा पूरा के पूरा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है, राइट। ठीक है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।